शुरू में हमें एक अंधेरा जंगल दिखाया जाता है जहाँ एक बच्चा भाग रहा था, किसी से डर कर या किसी से बचकर। सीन कट होता है और हमें इसी जंगल के दरमियान से गुजरती एक सड़क पर एक रेड बस दिखाई जाती है। थोड़े ही आगे जाने पर इस बस को एक दरख्त की वजह से अपना रास्ता ब्लॉक मिलता है, इसलिए इस बस ने एक दूसरा रूट ले लिया। ये जाने बगैर कि आगे कोई खतरा भी हो सकता है। वहाँ पर हम कुछ स्केलेटन भी देखते हैं और आगे जाने पर सारे दरख्त भी इर्द गिर्द से खत्म हो चुके थे। अचानक ही धुंध ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया था। बस में बैठे हुए बच्चे भी डर कर बाहर रोड की तरफ देखते हैं, क्योंकि एकदम से ही ड्राइवर को बस रोकनी पड़ी थी। उसने नीचे उतर के देखा तो सामने एक मरा हुआ हिरन था, जिसे वो ठिकाने लगाते ही जैसे ही पीछे मुड़ा तो एकदम से शॉक रह गया। अगले ही मिनट जब वो बस में दोबारा चढ़ा तो हमने देखा कि उसके पीछे कोई आदमी था, जिसने बस ड्राइवर को गन पॉइंट पर लिया हुआ था। वो सब बच्चों को भी धमकी देकर अपनी सीट्स पर बैठने को कहता है। सभी उसकी बात मानने लगे और एकदम से इसी बस में बैठे हुए एक बच्चे को याद आया कि उसने न्यूज में इस आदमी के बारे में पढ़ा था। वो एक सीरियल किलर था और अभी कुछ ही दिन पहले जेल से भागा था। सिर्फ यही नहीं, डरा देने वाली बात ये भी थी कि ये आदमी सिर्फ टीनेजर्स को ही मारा करता था। ये कह लें कि वो एक साइकोपैथ है। इस आदमी के कहने के मुताबिक ये लोग सब करते रहे। इन्होंने अपने फोन भी विंडो से बाहर गिरा दिए और ड्राइवर अपनी बस चलाता रहा। और चलते हुए ड्राइवर ने एक और साइन बोर्ड मिस कर दिया, जिस पर लिखा था कि वो एक मिलिट्री के खाली जोन की तरफ बढ़ रही है, यानी एक ऐसा एरिया जहाँ सालों पहले रिसर्च की गई थी, लेकिन अब वहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता था। ये एक टनल थी जिसमें इस टाइम बहुत सी लाइट्स चल रही थी और इसी टनल के अंदर एकदम से उनकी बस रुक जाती है। इन्हें मालूम हुआ कि बस का इंजन खराब हो गया है। उस साइकोपैथ किलर को लगा कि ड्राइवर उसके साथ चालाकी कर रहा है, इसीलिए उसने एक बच्चे को गन पॉइंट पे ले लिया और ड्राइवर से कहा, चलो उतरो नीचे और मेरे सामने बस ठीक करो। कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं इस बच्चे को मार डालूंगा। इसी दौरान अचानक इस टनल की लाइट भी चली गई। ये सभी अचानक घबरा गए। एकदम से ही इस अंधेरी टनल में इन्हें खौफनाक आवाज़ें सुनाई देने लगी। किलर ने ड्राइवर को इशारा किया कि जाओ जाकर देखो वहाँ क्या है। ड्राइवर भी अपनी टॉर्च लेकर आगे बढ़ा। जैसे जैसे वो खूब अंधेरे की तरफ बढ़ता रहा, उसे एक साया दिखाई देने लगा। करीब जाने पर पता चला वो तो एक भयानक दिखने वाला मॉन्स्टर था। ड्राइवर ने डर के चीख मारी और उस मॉन्स्टर ने उसे चेस्ट से पकड़कर मार डाला। अंदर बस में बैठे हुए लोग ये सब कुछ देख रहे थे। वो किलर भी उस लड़की को लेकर जल्दी से बस के अंदर ही आ गया। ये लोग चिल्लाने लगे थे। किलर इन सबसे खामोश रहने को कहता है ताकि वो मॉन्स्टर इन्हें देख ना पाए, सुन ना पाए, और तेजी से बस स्टार्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर बस की चाबी नहीं थी। वो तो थी अभी तक ड्राइवर के हाथ में, जिसे वो मॉन्स्टर मार चुका था। वो इन बच्चों को काम देता है ड्राइवर के हाथ से चाबी लाने का। एक लड़की जैसे ही चाबी लाने के लिए डरते डरते ड्राइवर के पास पहुंची तो उसे देखकर वो शॉक रह गई। वो मर चुका था। लड़की को यकीन नहीं आ रहा था। हमसे उसके आंसू निकलने लगे, लेकिन ये रोने का वक्त नहीं था। उसने एहतियात से ड्राइवर के हाथ से चाबी ली और बस में वापस आ गई। बस में बैठकर भी उसकी हालत अजीब थी। बाकी बच्चे जब उससे ड्राइवर के बारे में पूछते हैं तो वो नाम में सर हिला देती है, क्योंकि अब वो जिंदा नहीं रहा था। ये सुनकर ये सब बच्चे भी दुखी हो गए। यहाँ अभी किलर रजी नाम के लड़के को बस स्टार्ट करने को कहता है, लेकिन बस तो खराब थी, कैसे स्टार्ट होती। उसे धमकी देता है कि अगर तुमने बस स्टार्ट ना की तो मैं सबको मार दूंगा। ये लड़का भी बाकियों से काफी जोशीला था। बिना डरे वो उल्टा इस किलर से ही बहस करने लगता है और मौका पाते ही पीछे से एक बच्चा उसे धक्का दे देता है। वो नीचे गिरा तो रजी ने एकदम से उसके हाथ से गन छीन ली और फिर उसी के ऊपर पॉइंट कर दी। ये देखकर वो किलर हंसने लगा और उसने बोला, तुम नहीं मुझे मार सकते। अरे मारने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है जो तुम्हारे में नहीं। इससे पहले कि ये बच्चा कुछ करता, एकदम से इस बस की छत से इन्हें आवाज आती है। इस आवाज ने सबको डिस्ट्रैक्ट कर दिया और किलर ने दोबारा अपनी गन उनसे छीन ली। अब बस के ऊपर से आने वाली आवाजें भी बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से कि सारे बच्चे डर जाते हैं और गुस्से में किलर बस से उतरता है और चिल्लाने लगता है, जो भी हो अंधेरे से बाहर निकलो, मेरा सामना करो। वो यही सब कह रहा था कि एकदम से उसकी बोलती ही बंद हो गई। उसके चेहरे पे अजीब खौफ से भरी मुस्कुराहट आई और एकदम से किसी ने उसके ऊपर हमला कर दिया। हमला करने वाले ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया था और बस के अंदर से ये देखकर बच्चे बिल्कुल शॉक रह गए। वो खामोश हो चुके थे क्योंकि उन्हें क्रिएचर यानी मॉन्स्टर के एक हाथ में उस आदमी का सर और वो खौफनाक सी दिखने वाली क्रिएचर नजर आ रही थी। उसके हाथ में बहुत सारे टेंटिकल्स थे जो उसने इस आदमी के सर के अंदर धंसाए हुए थे। इन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि ये क्या करे। ये लोग अब अपनी जान बचाने के लिए इस बस के अंदर रहने का ही डिसाइड करते हैं, लेकिन तब तक ही जब तक इन्हें अपने बस के बाहर से अजीब आवाजें सुनाई नहीं देने लगी थी। कड़कड़ाती हुई आवाज से बस का दरवाजा खुला और इन्होंने बस की सीट के ऊपर उसी मॉन्स्टर के बड़े बड़े हाथ देखे। इन्हें मॉन्स्टर बस के अंदर आ चुका था, जिससे बचने के लिए ये बस के दूसरे डोर से नीचे की तरफ भागने लगे, पर ये दरवाजा नहीं खुला। उनके हाथ में टॉर्च थी, जिसका मुंह गलती से जब मॉन्स्टर की तरफ होता है तो ये नोटिस करते हैं कि मॉन्स्टर इस लाइट से डर रहा है। बस इसी चीज का फायदा उठाते हुए इन्होंने उस मॉन्स्टर को लाइट के जरिए ही दूर रोक के रखा कि जितने में इनकी बस का दरवाजा भी खुल गया और ये लोग बस से उतर गए। लाइट को मॉन्स्टर की तरफ रखते हुए ये लोग आगे की तरफ भागते रहे और पहुंचे एक बंकर के अंदर। इस बंकर के अंदर एक रूम भी था जिसपे इस पूरी जगह का
का एक मैप बना हुआ था, जिस देखकर ये पता चलाते हैं कि ये एक मिलिट्री बेस है, और अगर ये एक मिलिट्री बेस थी तो यहाँ पर लाइट भी हो सकती थी और कंट्रोल पैनल भी हो सकता था। पर अगर इन्हें उस मॉन्स्टर से बचे रहना था तो किसी तरह इन्हें वो कंट्रोल पैनल ऑन करना था, जिससे यहाँ की लाइट्स चल जाएं और वो मॉन्स्टर इनसे दूर रहे, और फाइनली ये लोग बच के जा पाए। ये लोग कंट्रोल पैनल को ढूंढ कर उसे ऑन करने का डिसाइड करते हैं। मैप को रखकर ये एक पूरा प्लान बनाते हैं और सोचते हैं कि आखिर कहाँ पर वो कंट्रोल पैनल हो सकता है। नोलन और उसका साथी पावर पॉइंट को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, जबकि यहाँ पे बैठे हुए ये तीनों अजीबोगरीब तरीके से अपना टाइम पास कर रहे थे। अब कोई नहीं इन दोनों लड़कों से कहती है मुझे वॉशरूम जाना है। अकेले वो जा नहीं सकती थी क्योंकि उसे डर लग रहा था, इसीलिए रेजी उसके साथ चला गया। रेजी उसे बातों में तंग किया जा रहा था, इसीलिए अब क्वीनी उसे कोई जवाब नहीं दे रही थी। काफी देर हो गई, क्वीनी उसकी तरफ जब मुड़ी नहीं तो उसे कुछ अजीब लगा, इसलिए फाइनली उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ क्वीनी थी ही नहीं। उसके तो होश ही उड़ गए। जोर जोर से चिल्लाते हुए वो यहाँ वहाँ क्वीनी को ढूंढने लगा। उसके दूसरे दोस्त को भी ये बात पता चल गई कि क्वीनी गायब है। ये लोग इस पूरे एरिया में क्वीनी को ढूंढने लगे और आखिर एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ इन्हें क्वीनी दिख गई। लेकिन इस वक्त क्वीनी के ऊपर एक मॉन्स्टर था, एक भयानक मॉन्स्टर जो बस क्वीनी को गर्दन पे काट कर खाने वाला था। क्वीनी की अपनी हालत तो जैसे बेहोशों की तरह हो गई थी। यहाँ पर रेजी उस मॉन्स्टर को फायर दिखाकर उसे डिस्ट्रैक्ट करता है, जबकि उसका दूसरा दोस्त उसके नीचे से क्वीनी को निकालने में कामयाब हो गया। क्वीनी और वो दोनों तेजी से आगे की तरफ बचकर भागने लग जाते हैं। ये सोचे बगैर कि रेजी तो उनके पीछे है ही नहीं। असल में लड़की के हाथ से मिसाल इस मॉन्स्टर ने गिरा दी थी और वो नीचे पानी में गिरकर बुझ गई, और अब मॉन्स्टर बस उसके ऊपर हमला करने ही वाला था। उसके मुंह से अजीब सी चीजें निकलकर रेजी के मुंह पे गिर जाती हैं और ये खून था। क्वीनी और उसके दोस्त ने आकर जब रेजी को देखा तो उनके होश ही उड़ गए। ये लोग तो कुछ कर भी नहीं सकते थे, और इससे पहले कि ये मॉन्स्टर रेजी को खा जाता एकदम से यहाँ लाइट आ जाती है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर डर कर रेजी को छोड़कर चला जाता है। और ये लोग समझ जाते हैं कि इनके दोस्तों को आखिर जनरेटर मिल ही गया। यहाँ नोलन और उसके साथी जिन्होंने ये जनरेटर ढूंढकर ऑन किया था, उन्हें ही पास में एक कमरा मिला जिसमें एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी, और साथ ही बहुत सारी पिक्चर और नोट्स भी थे। इन नोट्स में सिर्फ इसी क्रिएचर के बारे में इंफॉर्मेशन थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने इस क्रिएचर के ऊपर बहुत रिसर्च की है और फिर जैसे वो इसको मारने में कामयाब नहीं हो पाया। खैर ये सब पढ़ना इनका पॉइंट नहीं था। इनका पॉइंट था कि ये जल्द ही सेफली इस कार से निकल जाए, इसीलिए ये पीछे की तरफ मुड़ते हैं तो इन्हें दूर से एक अजीब सा शैडो दिखाई देता है। ये दोनों डर गए। इन्होंने सांस तक रोक लिया क्योंकि आने वाला मॉन्स्टर भी हो सकता था, पर मालूम हुआ कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि उसके तीनों साथी थे, जिनको देखकर ये खुशी से उनके पास चले गए। ये खुशी सिर्फ एक पल की थी क्योंकि अगले ही पल उन्होंने क्वीनी की गर्दन पे एक निशान देखा। वो जख्म था, बहुत गहरा जख्म जिसके अंदर से खून निकल रहा था। ये उस मॉन्स्टर के काटने की वजह से हुआ था। ऐसा भी हो सकता था कि अब क्वीनी इन्फेक्टेड होकर उस मॉन्स्टर में बदल जाए। उनमें से कहता है कि शायद हमें क्वीनी को साथ नहीं रखना चाहिए, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते। क्वीनी को साथ ही रखते हैं। उसके साथ आके क्या होने वाला है इस चीज की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ये दोबारा उसी कमरे में जाते हैं जहाँ पहले उन्हें बहुत से नोट्स मिले थे उस मॉन्स्टर के बारे में। वहाँ पड़े हुए बहुत से नोट्स में से वो एक नोटबुक उठाते हैं और उसे पढ़ना शुरू करते हैं। ये एक लड़के की कहानी थी जिसे अपनी बहन के साथ नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता था। पर ऐसे ही ये लोग एक दिन एक्सप्लोर करते करते इस मिलिट्री बेस तक आ गए। वो लड़का जिसने ये कहानी लिखी थी वो यहाँ के मैप को गौर से देखता रहा और पीछे ही रह गया, जबकि उसकी बहन आगे आगे बढ़ती रही और एकदम से वो शॉक हो गई, जैसे उसे टनल के अंदर कोई अजीब चीज नजर आई हो। पीछे जो उसका भाई खड़ा था वो जैसे ही उसकी तरफ देखता है तो बहुत देर हो चुकी थी। टनल के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। इससे वो खुद भी डर गया और अंदर जाकर अपनी बहन को बचाने के बजाय वो जंगल की तरफ भागने लगा ताकि वो अपनी जान बचाकर यहाँ से जा सके। ये वही सीन है जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। इस टाइम ये बच्चा तो यहाँ से चला गया, लेकिन अब उसके दिमाग में ये इंसिडेंट रह गया था। उसके दिल में ये बात रह गई थी कि उसकी लापरवाही की वजह से उसकी बहन मारी गई और अब वो उस चीज से बदला लेना चाहता था जिस चीज ने उसकी बहन को मारा था। सालों गुजरने के बावजूद भी वो कुछ नहीं भूल पाया। उसने इस मॉन्स्टर के ऊपर रिसर्च की, उसके बारे में एक एक चीज पता चलाई और फिर प्लान किया कि कैसे वो इस मॉन्स्टर को मार सकता है। उसने मॉन्स्टर को मारने के लिए एक मशीन तक बना डाली थी, लेकिन इससे पहले कि वो मॉन्स्टर को मार पाता उसकी बुरी किस्मत के मॉन्स्टर ने उसके यहाँ होने का पता चला लिया और उसे ही मार डाला। उसी के बनाए नोट से ये लोग ये भी पता चला पाते हैं कि वो मॉन्स्टर जिसके ऊपर हमला कर देता है या जिसका खून चख लेता है उसे मार कर ही रहता है। और अब क्वीनी के ऊपर बहुत ज्यादा खतरा था। ये लोग फैसला करते हैं कि क्वीनी को बचाने के लिए ये लोग लड़ेंगे। उस आदमी ने जो काम शुरू किया था उसे ये लोग पूरा करेंगे, उसकी मशीन को ये लोग कंप्लीट करेंगे और उस मॉन्स्टर को मार देंगे। लेकिन क्वीनी यहाँ कहती है नहीं, मेरी वजह से कोई अपने आप को खतरे में नहीं डालेगा। लेकिन उसके सारे ही दोस्त अच्छे थे। वो कहते हैं नहीं, हम सारे यहाँ से जिंदा ही बचकर निकलेंगे। ये सोचकर ये सभी एक दूसरे को गले लगाते हैं और फिर एक साथ अपने प्लान पे वर्क करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर की मेहनत के बाद ये लोग उस आदमी की बनाई मशीन को मुकम्मल कर भी लेते हैं जो
अब पूरी तरह काम कर रही थी। ये देखकर ये लोग बहुत खुश हुए, लेकिन अभी मेन काम बाकी था, उस मॉन्स्टर को इस मशीन के सामने लाना, जिसके लिए ये लोग एक ट्रैप बनाते हैं। क्वीनी के खून से भीगे हुए कपड़े ये लोग एक खाली जगह पर रख देते हैं ताकि उसे सूंघते हुए वो क्रिएचर वहाँ तक आ जाए। थोड़ी दूरी पर उन्होंने क्वीनी को भी खड़ा किया हुआ था ताकि मॉन्स्टर सही जगह पर आए और ये लोग फिर लाइट चलाकर उसे मार दें। इनके प्लान के मुताबिक वो मॉन्स्टर इनके सामने आया भी। खुशबू सूंघते हुए उसने क्वीनी के कपड़े भी उठाए, लेकिन ये क्वीनी नहीं थी। वो जान गया था ठीक इसी टाइम पर नोलन को वो ट्रिगर नीचे करना था, लेकिन बदकिस्मती से वो ट्रिगर फंस गया और ऐसे मॉन्स्टर क्वीनी को ढूंढते हुए उसके पीछे आ गया। इससे पहले क्यों क्वीनी के ऊपर हमला कर देता, ठीक वक्त पर वो लोग उस मशीन के ट्रिगर ऑन कर देते हैं और बहुत सारी लाइट उस मॉन्स्टर पे पड़ने पर मॉन्स्टर क्वीनी को छोड़ देता है। क्वीनी और उसकी दूसरी साथी तेजी से भागते हुए टनल से बाहर निकल आते हैं और यहाँ बेटी का साथी तेजी से भागते हुए उस मॉन्स्टर के पेट में स्टैब कर देता है। लेकिन इनकी बदकिस्मती कि उनके इस वार ने मॉन्स्टर का कुछ नहीं बिगाड़ा था। अब इन लोगों के पास बस यही हल था कि ये लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भागे। हाथों में मशाल लिए ये लोग बाहर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन अब मॉन्स्टर इनके पीछे पीछे था। वो दोनों लड़कियां तो तब की टनल से बाहर निकल गई थी। टनल से बाहर निकलते ही उन्होंने सुकून का सांस लिया और पीछे देखा जहाँ अभी तक उनके दोस्त नहीं आ रहे थे और अब उनके सामने मॉन्स्टर भी खड़ा था। डर से ये लोग कांपने लगे, लेकिन मॉन्स्टर बाहर नहीं आया क्योंकि बाहर रोशनी थी। इतने में ही पीछे हम उन तीनों लड़कों को भी देखते हैं जो अब इस मॉन्स्टर के करीब आकर पीछे से उसे आग लगाकर टनल से बाहर आ गए। वो मॉन्स्टर आग में जल गया और फाइनली इनका प्लान सक्सेसफुल रहा। इन्होंने उस मॉन्स्टर को मार दिया था। इन सब की जान बच गई थी, ना सिर्फ अपने लिए, इन्होंने यहाँ आने वाले आगे सभी लोगों के लिए खतरा खत्म कर दिया था। इसीलिए ये बहुत खुश थे। कहानी के आखिरी सीन में ये बच्चे अपने ड्राइवर को याद करते हैं जिसने इनसे एक पहेली पूछी थी कि वो ऐसी क्या चीज है जो हर मुसीबत से हमें बाहर निकाल देती है। उस टाइम तो इन्हें इस पहेली का जवाब नहीं आया था, लेकिन अब ये लोग समझ गए थे कि वो चीज हिम्मत है जो किसी भी इंसान को किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल देती है। मरते हुए भी ड्राइवर इन्हें बहुत बड़ा सबक दे चुका था जो इनकी लाइफ में बहुत काम आने वाला था। और बस यही बताते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। कहानी की शुरुआत एक जंगल से शुरू होती है जिसके ऊपर आज एक प्लेन उड़ रहा था। इस प्लेन में आग लगी हुई थी, इसलिए प्लेन से कोई चीज नीचे फेंकी गई थी। देखते ही देखते प्लेन तबाह हो गया और उसमें बैठे सभी यात्री मर गए। प्लेन से जो चीज नीचे फेंकी गई थी वो एक छोटू था और वो इस वक्त जानवरों के बीच था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और छोटू जानवरों के बीच ही रहकर बड़ा हो गया। कुछ सालों बाद कुछ शिकारी जंगल में आए थे। जंगल में जब उन्हें छोटू दिखा तो उन्होंने उसे एक बॉक्स में बंद कर लिया। एक लंबे सफर के बाद ये बॉक्स प्राचीन विभाग में पहुंच जाता है। शिकारियों ने विभाग वालों को सब बता दिया था कि उन्हें जंगल में एक जंगली लड़का मिला है, इसलिए विभाग वालों ने बॉक्स अपने पास मंगवा लिया था। विभाग वाले धीरे धीरे बॉक्स खोलते हैं, जिसके बाद जंगली जेल में आ जाता है। जेल में आते ही वो उछल कूद करने लगा क्योंकि उसका पूरा जीवन जंगल में बीता था। देखते ही देखते वो जेल तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर एक गण देखकर पीछे हट जाता है। गण देखकर जंगली बेहद डर गया था। इसी बीच प्राचीन विभाग की लीजा भी आ जाती है। लीजा बहुत प्यार से जंगली से पेश आती है। लीजा का प्यार देखकर जंगली शांत हो गया था। लीजा उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जंगली को बोलना नहीं आता था। इसी बीच जंगली की नजर लीजा के तरबूजों पर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो हैरान हो जाता है। जंगली ने आज पहली बार लड़की देखी थी। जेल के बाहर खड़े लोग भी उसकी हरकतें देखकर हैरान थे। वो समझ गए थे कि इस जंगली को कुछ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे ये सब सीख जाएगा। कुछ देर बाद जंगली का मेडिकल शुरू हो गया। विभाग के डॉक्टर उसके सभी टेस्ट करते हैं और जंगली सभी में पास हो जाता है। भले ही उसका जीवन जंगल में बीता था, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह तंदुरुस्त था। अगले दिन जंगली को गिनती सिखाई जाने लगी। उसे बताया जाता है कि बॉक्स पर 3 बार हाथ मारना है और फिर केला मिलेगा। जंगली कोशिश तो करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। कई कोशिशों के बाद वो ऐसी शरारत करता है कि विभाग वाले हैरान हो जाते हैं। गिनती के बाद जंगली को फिर से जेल में डाल दिया गया था। इस बार जेल में एक बड़ा सा शीशा भी था, जिसे देखकर जंगली हैरान हो गया। विभाग वाले देखना चाहते थे कि शीशा देखकर जंगली क्या करता है। जंगली ने पहली बार शीशा देखा था, इसलिए पहले पहले तो वो काफी डर गया था, मगर जल्दी ही उसे समझ आ जाता है कि शीशे में उसी की परछाई नजर आ रही है, जिसके बाद उसका डर भी खत्म हो जाता है। विभाग वाले समझ गए थे कि भले ही जंगली बोल नहीं पाता, मगर उसका दिमाग काफी तेज है। शीशे के बाद उसे जानवरों और इंसानों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं, ताकि वो जानवरों और इंसानों में फर्क जान सके। जंगली की हरकतें देखकर विभाग वाले इतना तो समझ गए थे कि जंगली खतरनाक नहीं है। इसी वजह से उसे जेल से निकालकर एक बड़े कमरे में रख दिया जाता है। अगले दिन जब एक डॉक्टर कमरे में आता है तो वो उसके पीछे छुप जाता है। डॉक्टर यहाँ जा रहा था, वो उसके पीछे पीछे जा रहा था। डॉक्टर पूरे कमरे में उसे ढूंढता है, लेकिन वो तो उसके पीछे छुपा हुआ था। डॉक्टर जब कमरे से निकलता है तो वो भी उसके पीछे पीछे कमरे से निकल आता है। देखते ही देखते पूरे विभाग को पता चल गया कि
कि जंगली कमरे में नहीं है। विभाग वाले उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनके हाथ नहीं लगता और वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ लीजा अपने घर में काम कर रही थी। उसके घर में निमो नाम का एक बंदर रहता था। विभाग वाले लीजा के पास आकर उसे भी बता देते हैं कि जंगली भाग गया। उधर जंगली भागकर शहर में आ गया था और फिर जल्दी ही एक क्लब में आ जाता है। क्लब में एक लड़की बिल्कुल लीजा जैसी दिख रही थी। लड़की का पीछा करते करते वो जब बाहर आता है तो वो समझ जाता है कि ये लड़की लीजा नहीं है। वैसे लीजा भी जंगली को ढूंढ रही थी। उसे भी पता था कि जंगली को शहर के बारे में कुछ नहीं पता, इसीलिए वो काफी परेशान हो रहा होगा। इसी बीच जंगली घूमते घूमते कुछ बदमाशों के पास पहुंच जाता है। बदमाश पहले उसका मजाक उड़ाते हैं और फिर उसे मारने की तैयारी करने लग जाते हैं, लेकिन जब वो जंगली की ताकत का नमूना देखते हैं तो उसी पल पीछे हट जाते हैं। सुबह होते होते जंगली देखता है कि कुछ पक्षी घबराकर उड़ रहे थे क्योंकि किसी ने उनका पेड़ काट लिया था। जंगली देखता है कि 2 आदमियों ने पेड़ काटा था और अब वो उसे एक गाड़ी में रखकर जाने लगे थे। जंगली भी गाड़ी के पीछे पीछे जाने लगा था क्योंकि वो पेड़ हासिल करना चाहता था। गाड़ी का पीछा करते करते वो भीड़ वाले इलाके में पहुंच जाता है। इतनी सारी भीड़ देखकर पहले तो जंगली डर गया था, लेकिन फिर जल्दी ही खुद को संभाल लेता है। काफी कोशिशों के बाद वो गाड़ी तक पहुंचता है और गाड़ी से पेड़ चुरा लेता है। इसके बाद वो उसी जगह पर आकर पेड़ लगाता है जिस जगह से उसे काटा गया था। इसी बीच पुलिस भी उस तक पहुंच जाती है और वो जंगली को चोरी के इल्जाम में पकड़ लेती है। कुछ देर बाद पुलिस जंगली से पूछताछ करने लगी। वो उससे उसका नाम और पता पूछती है, मगर जंगली को बोलना नहीं आता था, इसलिए वो कोई जवाब नहीं दे पाता। उधर लीजा अभी भी जंगली को ढूंढ रही थी, जबकि पुलिस वाले जंगली की हरकतें देखकर समझ गए थे कि ये बंदा जंगल से आया है और इसे शहर के बारे में कुछ नहीं पता। कुछ देर बाद पुलिस के कहने पर जंगली को चिड़ियाघर में बंद कर दिया जाता है। जल्दी ही लीजा भी चिड़ियाघर में पहुंच गई और वहाँ उसे जंगली दिख जाता है। जंगली को खोजते खोजते लीजा यहाँ आई थी और किस्मत से उसे जंगली मिल भी जाता है। लीजा के कहने पर चिड़ियाघर वाले जंगली को छोड़ देते हैं, जिसके बाद लीजा उसे अपने घर ले आती है। लीजा के घर में हर तरह का सामान था और इतना सामान देखकर जंगली हैरान हो गया था। वो पहली बार किसी के घर में आया था। निमो जब टीवी देखने लगा तो टीवी देखकर जंगली के तोते उड़ गए। टीवी में जो भी चीज दिखाई जा रही थी वो उसे असली समझ रहा था। वो टीवी से फल निकालने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसका बोर्ड ही निकाल देता है। रात होते होते लीजा ने उसके सोने का इंतजाम कर दिया। लीजा प्यार से उसे बिंगो बुलाने लगी थी और जंगली को भी ये नाम पसंद आ गया था। अगले दिन लीजा उसे बोलना सिखाने लगी। उसकी काफी कोशिशों के बाद बिंगो कुछ कुछ शब्द बोलने लगा। इसके साथ लीजा उसे पढ़ाने भी लगी ताकि बिंगो पढ़ना लिखना भी सीख जाए। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अब लीजा बिंगो को रोज बोलना भी सिखाती और उसे पढ़ना भी सिखाती। बिंगो के पास जो समय बचता उसे वो निमो के साथ गुजारता। ऐसे ही एक रात लीजा और बिंगो खाना खा रहे थे। आज लीजा ने खाने में नूडल्स बनाए थे। लीजा और निमो तो नूडल्स खाने लगे, जबकि बिंगो दोनों को हैरानी से देख रहा था। असल में वो नूडल्स को कीड़े समझ रहा था, मगर लीजा के समझाने पर वो समझ जाता है कि ये खाने वाली चीज है। अब बिंगो भी मजे लेकर नूडल्स खाने लगा। तीनों अभी खाना खा ही रहे थे कि तभी घर की घंटी बजती है। घंटी सुनकर लीजा ने जल्दी जल्दी बिंगो को छुपा दिया। इसके बाद वो जब दरवाजा खोलती है तो प्राचीन विभाग का एक डॉक्टर अंदर आता है। वो लीजा से बिंगो के बारे में पूछता है, लेकिन लीजा कहती है कि मैं भी बिंगो को ढूंढ रही हूँ। दरअसल लीजा ने बिंगो को प्राचीन विभाग से छुपा कर रखा था। वो नहीं चाहती थी कि बिंगो फिर से जेल जाए और फिर से डर जाए। इसी बीच बिंगो अपना भेष बदलकर डॉक्टर के पास आता है और आते ही डॉक्टर को मारने लग जाता है। डॉक्टर को लगा कि ये लीजा का प्रेमी है, इसलिए वो डर कर वहाँ से भाग गया। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। बिंगो अब काफी हद तक बोलने लगा था और ये सारा कमाल लीजा की ट्रेनिंग का था। दोनों इस वक्त समुद्र के किनारे खड़े थे। बातें करने के बाद लीजा समुद्र में नहाने लगती है। जब वो नहाकर बाहर आती है तो बिंगो उससे पूछता है कि किनारे पर बैठे बाकी लोग क्या कर रहे हैं। दरअसल किनारे पर कई प्रेमी जोड़े बैठे थे जो इस वक्त प्यार में डूबे हुए थे। लीजा बिंगो को सब बताती है कि ये लोग पहले गर्म होंगे और फिर अपना अपना पानी निकालेंगे। लीजा की बातें सुनकर बिंगो का डंडा भी गर्म होने लगा था। रात को जब लीजा सोने की तैयारी कर रही थी तो बिंगो उसके पास आता है। वो तो पहले से ही गर्म था और वो लीजा को भी गर्म कर देता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे का पानी निकालकर सो जाते हैं। अब बिंगो को लगने लगा कि लीजा उसी से शादी करेगी और उसी के बच्चों को जन्म देगी। ऐसे ही एक दिन बिंगो निमो के साथ खेल रहा था और लीजा अपने कमरे में थी। इसी बीच लीजा को उसके दोस्त सैम का फोन आता है। सैम को भी जानवर बेहद पसंद थे। वो लीजा से बिंगो के बारे में पूछता है तो लीजा उसे बताती है कि बिंगो मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती। उधर बिंगो ने दूसरे फोन पर उसकी सारी बातें सुन ली थी। उसका मानना था कि लीजा उसे बेहद चाहती है, इसलिए वो उसी से शादी करेगी। लेकिन लीजा की बात सुनकर वो बेहद उदास हो गया। अगले ही दिन उसने जंगल में वापस जाने का फैसला कर लिया और इस बार निम्मो भी उसके साथ जाने वाला था। लीजा को जब पता चलता है कि बिंगो ने उसका घर छोड़ दिया तो वो बेहद उदास हो जाती है। उधर बिंगो तो वापस जाना चाहता था, लेकिन शहर में जानवरों की हालत देखकर वो रुक जाता है। शहर में जानवरों की हालत अच्छी नहीं थी और ये चीज बिंगो को पसंद नहीं थी। वो प्राचीन विभाग में आकर सभी को समझाता है कि जानवरों की भी अपनी जिंदगी होती है और हमें उनकी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। विभाग वाले उससे वादा करते हैं कि हम जानवरों की मदद करेंगे और उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। कहानी के आखिर में बिंगो शहर में ही रहकर जानवरों की मदद करने लगा। लीजा भी उसके पास लौट आई थी और दोनों ने शादी भी कर ली थी। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।
हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब